अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फारूक मलिक और आप देख रहे हैं द नाइट एनकाउंटर्स। पिछले पार्ट में जिक्र किया था एंड में कि उसके जो ताया अब्बा थे वो अपने रिश्तेदार, अपने सो कॉल्ड जो भी रिश्तेदार थे, वो एक्स्ट्रास, उनके साथ वो आ गए घर के अंदर और धमकियां देने लग गए। अब आगे बढ़ते हैं। वो लोग तो चले गए उस घर से, लेकिन वो सहमा डरा हुआ माँ के बेड पे बैठ गया। माँ तो कहीं भी नहीं दिखती थी, लेकिन वो अपनी माँ से बातें करता था। कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। 500 का नोट था उसकी पॉकेट में। वो 500 का नोट लेके उसने घर को बंद किया। बंद करके चलता 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 बस स्टैंड पे पहुंचा। वहां से गाड़ी की टिकट ली, गाड़ी करवाई। कुछ दिमाग में नहीं है। गाड़ी करवाई, गाड़ी करवा के उस अबाई कब्रिस्तान पहुंच गया जहां पे उसकी माँ की कब्र थी। कब्रिस्तान के अंदर एंटर हुआ। चलते 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 अपनी माँ की कब्र पे जाकर रुक गया। अपनी माँ की कब्र के पाँव वाली साइड पे बैठ के अपना सर माँ की कब्र के पाँव वाले हिस्से पर रखा और सारों कतार बच्चों की तरह रोने लग गया। और रो रो के उसने अपनी माँ की कब्र पे कहा कि माँ जी, आपका वो चिड़ी का बच्चा रुल गया। वक्त के जालिमों ने कहीं का नहीं छोड़ा इसको। माँ जी, मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया। माँ जी, बड़ी भूख लगी हुई थी, अभी भी लगी हुई है। खाने को कुछ नहीं है पास। यहाँ मैं इन पैसों का खाना खा सकता हूँ या फिर गाड़ी पे वापस जा सकता हूँ। माँ जी, देखे मेरा क्या हाल हो गया है। जब आप थी तो मुझे लगता था कि दुनिया की कोई भी ताकत में मैं की किसी भी ताकत से मैं मुकाबला कर सकता हूँ। माँ जी, माँ जी, आपका चिड़ी का बच्चा आज रुल गया है और उसको रोल देने वाले उसी के करीबी रिश्तेदार हैं। आप कहती थी कि मेरे बाद फाखिर तेरा क्या बनेगा। ये देख ले मेरा क्या बना। वो जिस घर में आपकी यादें थी, आज ये जालिम लोग मुझसे वो घर भी छीनने पे आ गए हैं। न जाने कितनी देर बातें करता रहा माँ से। माँ को बताता रहा, मामा, माँ जी, आपको पता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और इन जालिमों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। माँ जी, क्या आपको पता है कि अब मेरे किचन में खाना नहीं पकता। माँ जी, आपको पता है अब मेरे घर में कोई नहीं मेरे से मिलने आता। मेरे अपने रिश्तेदारों ने मुझसे अपना दामन छुड़ा दिया माँ जी। और ये लोग अब मेरे घर के और मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं। माँ जी, आप खुद सोचे, मैं आपके साथ उस घर के अंदर रहता था। मैं अपने इतने ज़्यादा कपड़े, घर की बेड शीट, तकिए, आपका बेड, अपना बेड, घर की चारपाई, गीज़र, ये सारा कुछ उठा के किधर लेके जाऊं। मैं उठाऊंगा कैसे इन दोनों हाथों में। माँ जी, मेरे हाथ तो छोटे छोटे से हैं। इन हाथों में तो मैं आपको पकड़ लेता था बस। आपके सीने के से लग के आपकी कमर पे जब हाथ डाल के मैं आंखें बंद करके बैठ जाता था तो मुझे लगता था मैंने कुल कायनात को अपने बाजू में जकड़ लिया।
माँ जी ये सब कुछ उठा के मैं कैसे इन दोनों हाथों में लेके जाऊं, मेरा किधर किधर रखूंगा, किधर मैं इनको। बहुत रोया, बेतहाशा रोया। ये तो रोना भी रोना ऐसा था कि चुप कराने वाली जिस माँ की कब्र पे था वो माँ भी नहीं थी, वरना एक आंसू नहीं आने देती थी माँ उसकी आंखों में। वो जो एक आंसू नहीं आने देती थी, आज उसी की कब्र पे बैठ के फूट फूट के वो रो रहा है। ये रोना इसका आखिरी रोना था। जाते हुए कब्र से कब्र की मिट्टी को उठाया और अपनी जबान पे रख लिया, क्योंकि लोग कहते हैं कि तसल्ली ना हो किसी बंदे की तो कब्र की, उसी मुर्दे की कब्र की मिट्टी को खा लेना चाहिए, तसल्ली हो जाती है। तसल्लियां दुख की हुआ करती हैं, जख्मों की नहीं। और आज अपनी माँ के साथ तहैया करके निकला कि अब मैं मार दूंगा इन सबको, या मैं इन सबको मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। ये ना कर सका तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर जाऊंगा कि जिससे मैं इन लोगों को भी सुकून से ना रहने दूं। इन लोगों ने मेरा सुकून छीना है, मैं आज कसम खाता हूं इस कब्रिस्तान में खड़ा हो कि मैं इन लोगों से इनका सुकून छीन लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा इनके पास, सब कुछ छीन लूंगा। और अगर छीन ना सका तो ऐसा तबाहो बर्बाद करूंगा कि इबरत का निशान बन जाएंगे ये सब लोग। ये कोई बंदा टकरा था इनको। आज उसने तैयार कर लिया कि बाबा के पास जाएगा और कहेगा कि बस आ रही पा रही, या तू मर जाए या मैं तुझे मार के दफन कर दूंगा, और मुझे बता के मैं फिर क्या करूं। या मुझे कुछ दे दे, वो अमल दे दे कि जिसको करके मैं उस ताकत को हासिल कर लूं कि जिससे मैं इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकूं, या मुझे बता मैं तुझे अपने हाथ से मार देता हूं। तैयार करके निकला वहां से, एक पैदल ही चलता चलता गिरता पड़ता पता नहीं कितने घंटे चला, चल चल के रींग रींग के थक हार गया था चल चल के, क्योंकि अड्डा वहां से बहुत दूर था, बस स्टैंड। वहां तक पहुंचा, वहां क्योंकि पैसे इतने नहीं थे, भूखा प्यासा चल रहा है, रास्ते में पानी पीता था तो मैदे में गुड़गुड़ होती थी, पानी लगता था मैदे पे जाके तो ऐसे लगता जैसे मैदा स्टमक जकड़ गया। फिर भी जैसे तैसे करता करता वो गाड़ी में दाखिल हो गया, बैठ के गाड़ी का किराया दिया। गाड़ी आस्ता आस्ता फुल हुई, गाड़ी चली और उसकी मंजिल मकसूद तक उसको पहुंचा दिया। अपने शहर आया तो सबसे पहला रुख उसने रेलवे स्टेशन का किया। टाइम देखा तो रात के 9 बजे हुए थे। कहा रात तो हो गई है, बाबा शायद जाग रहा होगा, चलते हैं उसके पास। और आज तो मैं इसकी मिन्नत कर दूंगा कि मुझे कुछ बता दे। चलता चलता बाबे की झुग्गी तक पहुंचा। झुग्गी में आज दिया नहीं जला हुआ था। झुग्गी के बाहर खड़ा हो गया और बाबा को आवाजें देने लग गया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। बाबा बंगश, ओ बाबा बंगश। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। सोचा बाबा कहीं बाहर गया होगा, मैं बैठ के वेट कर लेता हूं बाबा का। झुग्गी के बाहर ही बैठ गया। 9:30 बज गए, 10 बज गए। देख रहे यार 1 घंटा हो गया मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ, बाबा नजर नहीं आ रहा। झुग्गी के अंदर दाखिल हुआ कि बाबा सो तो नहीं गया। झुग्गी के अंदर दाखिल हुआ तो झुग्गी में अंधेरा था। बाबा
झुग्गी की एंट्रेंस पे ही लाल टेन लटकी होती थी, वहीं से पता चलता था बाबा होगा अंदर। और उसी के लाल टेन के बिल्कुल नीचे ज़मीन पे माचिस पड़ी होती थी किसी छोटे से टेबल पे। उसको याद आया, उसने कहा कि मैं लैंटर्न जलाता हूँ। माचिस जलाई, लालटेन को रोशन किया, और जब रोशनी हुई झुग्गी में तो देखता कि बाबा चटाई पे औंधे मुंह पड़ा हुआ है। उसने बाबा को अच्छा खासा हिलाया, बाबा नहीं हिला, बाबा मर गया। अंदर से आवाज आई, मलिक फाखिर सत्यानाश हो, बाबा भी मर गया। अब एक घबराहट उसके ऊपर कि मैं अब क्या करूं, ये तो मर गया, इसने तो मुझे अमल देना था, क्या करूं मैं। बाबा को उसने सीधा किया, हिलाया जुलाया, बाबा नहीं हिला। अब एक झुकी, रात को 10 बजे का टाइम, वीराने के अंदर वो झुकी है, और झुकी के अंदर बाबे की लाश पड़ी। लेकिन उसने फिर देखा कि बाबे के लेफ्ट हैंड पे एक सफ़ा है जो उसने बड़ी मजबूती से पकड़ के रखा था। उसने जैसे तैसे करके बाबे की मुट्ठी खोली, और मुट्ठी खोल के उस पेज को पकड़ लिया। आगे क्या हुआ इसका जिक्र करेंगे इंशाल्लाह इसके अगले पार्ट में। तब तक अल्लाह निगहबान।